सन 1942 नीदरलैंड्स की एक 13 वर्षीय यहूदी लड़की एनी फ्रैंक अपने परिवार के साथ एक गुप्त कमरे में छिपकर रह रही थी। बाहर नाजी सैनिकों का खौफ था जो यहूदियों को पकड़कर यातना शिविरों में भेज रहे थे। एनी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसका पूरा बचपन 4 दीवारों के भीतर कैद होकर रह गया। डर, भूख और बंद कमरे की घुटन के बीच उसने अपनी बातें एक डायरी में लिखनी शुरू की और यही डायरी बाद में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। एनी की मासूम कल्पनाओं और डर से भरे शब्द आज भी उस समय की भयावहता को जीवंत कर देते हैं। और यह तो सिर्फ एक कहानी है 20वीं शताब्दी के उस भीषण और विनाशकारी संघर्ष की जो था वर्ल्ड वॉर II यानी द्वितीय विश्व युद्ध। यह इतिहास का वह समय था जिसने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सोच, सत्ता और इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा भी थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ एक ऐसा वैश्विक संघर्ष था जिसने लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। यह युद्ध 2 बड़े गुटों के बीच लड़ा गया। एक तरफ थे एलीड नेशंस जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन जैसे देश शामिल थे, और दूसरी ओर थे एक्सिस नेशंस जो थे जर्मनी, इटली और जापान। चलिए सबसे पहले इस युद्ध के कारणों को विस्तार से समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारण थे जिन्हें समेटकर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक आवश्यक लेकिन अपर्याप्त कारण, यानी जो जरूरी तो थे लेकिन अकेले काफी नहीं थे, और दूसरे थे तत्कालिक कारण, यानी वे कारण जिनकी वजह से युद्ध तुरंत शुरू हुआ। आइए इनको गहराई से समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में हिटलर की भूमिका अहम थी। उसने वर्साय संधि को नजरअंदाज कर पूर्व की ओर विस्तार की योजना बनाई, रूस से अस्थायी समझौता किया और पोलैंड पर हमला कर दिया। उसका मकसद जर्मनों के लिए अधिक जीवन क्षेत्र बनाना था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह सीमित युद्ध चाहता था, लेकिन उसकी नीतियां विश्व युद्ध में बदल गईं। Throughout the course of the 1930s, he had torn up the Treaty of Versailles, one clause after another, got what he wanted. Without the need. 1938 में म्यूनिख समझौते में सुडेटेनलैंड सौंपना इसका बड़ा उदाहरण था, जिससे हिटलर का आत्मविश्वास बढ़ा और वह आक्रमणों में और निडर हो गया। जब 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया तो वह इसी नीति के चलते पूरी तरह निश्चिंत था। डांजिंग और पॉलिश कॉरिडोर हिटलर की ठोस मांगी थी, क्योंकि वहां 95% जर्मन रहते थे और यह क्षेत्र पूर्वी प्रशिया को जर्मनी से जोड़ने में अहम था। इस तरह अपीजमेंट ने हिटलर को और बढ़ावा दिया और युद्ध को टालने की बजाय उसे और करीब ला दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार हिटलर का उदय केवल उसकी रणनीतियों से नहीं, बल्कि जर्मन जनता के समर्थन से संभव हुआ। वह तानाशाह नहीं, लोकतांत्रिक चुनावों से सत्ता में आया। Hitler, very quickly after the World War I, began to engage in political activity, joining and helping start the German Workers' Party in 1919. उसने वही बातें कही जो उस समय जनता सुनना चाहती थी, विशेष रूप से वर्साय संधि के खिलाफ। हालांकि जनता सीधे तौर पर अत्याचारों की दोषी नहीं थी, लेकिन हिटलर के सत्ता में आने में उनकी भूमिका जरूर रही। उसके प्रचार विभाग ने स्कूलों का पाठ्यक्रम बदला और यहूदी विरोधी यानी एंटी जूइश विचार फैलाए। साथ ही कई उद्योगपतियों और नेताओं ने भी विरोध करने की बजाय उसका समर्थन किया। अब इन 3 कारणों के अलावा एक और अहम कारण था 1939 का नॉन एग्रेशन पैक्ट, जो जर्मनी और सोवियत संघ यानी USSR के बीच हुआ था। इस समझौते ने हिटलर को भरोसा दिया कि पूर्व से कोई विरोध नहीं होगा। सोवियत संघ और मित्र राष्ट्रों के बीच अविश्वास भी युद्ध का एक अहम कारण बना। ब्रिटेन और फ्रांस को कम्युनिज्म का डर नाजियों से ज्यादा था, इतना कि कुछ फ्रांसीसी नेता तो हिटलर से प्रभावित भी थे।
1935 में सोवियत फ्रांस समझौते में सैन्य सहयोग न जोड़ना बड़ी चूक साबित हुई, जिससे जर्मनी को खुलकर बढ़ने का मौका मिला। जहां प्रथम विश्व युद्ध खाइयों की लड़ाई थी, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध तेज गति और आधुनिक हथियारों का खेल बना। 1939 में जब जर्मनी और सोवियत संघ ने घुड़सवार पोलैंड पर हमला किया तो पुरानी सेना असमंजस में रह गई। तकनीकी ताकत और आक्रामक रणनीति ने युद्ध को सीमाओं से निकालकर एशिया, अफ्रीका और महासागरों तक फैला दिया। लेकिन कैसे एक के बाद एक घटनाएं घटती गईं, किसने कब क्या कदम उठाया, कौन सा देश कहां पर खड़ा था, चलिए अब जानते हैं उन सभी घटनाओं की सिलसिलेवार कहानी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को आकार दिया। शुरुआत हुई सितंबर 1939 से, जब जर्मनी और रूस के बीच हुए नॉन एग्रेशन पैक्ट के तहत तय हुआ कि वे एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और पोलैंड को आपस में बांट लेंगे। जर्मनी ने पश्चिम से व रूस ने पूर्व से पोलैंड पर हमला कर दिया। उसके सहयोगी देश ब्रिटेन और फ्रांस भी पोलैंड की मदद नहीं कर सके और नतीजा ये हुआ कि पोलैंड दो हिस्सों में बंट गया। इसके बाद 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला किया, जो युद्ध का अहम मोड़ बना। नॉर्वे के फ्योर्ड तट जर्मन नौसेना के लिए बेहतरीन नेवल बेस थे और नॉर्वे तक आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित करने के लिए डेनमार्क की स्थिति महत्वपूर्ण थी। साथ ही स्वीडन से आयरन ओर्स की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए नॉर्वे पर कब्जा जरूरी था। 1940 में ही जर्मनी ने एक साथ होलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर हमला बोला। ब्रिटेन और फ्रांस को डनकर्क से 3.38 लाख सैनिकों को ऑपरेशन डायनेमो के तहत बचाना पड़ा। जर्मनी ने पेरिस पर कब्जा किया और फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। तब फ्रांस को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा जर्मनी के नियंत्रण में रहा और दूसरा हिस्सा विची फ्रांस कहलाया, जो एक कठपुतली सरकार के तहत रहा। अब प्रश्न यह उठता है कि फ्रांस जर्मनी से इतनी जल्दी आखिर कैसे हार गया। चलिए इसके कारण भी जानते हैं। एक तरफ फ्रांस था, जो पहले से ही लेफ्ट विंग और राइट विंग के राजनीतिक मतभेदों में बटा हुआ था। इनके अलावा आधुनिक हथियारों की कमी, वायुसेना पर पर्याप्त ध्यान न देना आदि कारण भी फ्रांस की हार में शामिल थे। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा था, लेकिन 1939 के जर्मन सोवियत समझौते की वजह से इस बार उसे सिर्फ फ्रांस पर ध्यान देना था, जिससे वह अधिक सफल रहा। फिर 1940 के ही घटनाक्रम में हुई बैटल ऑफ ब्रिटेन। अब यह जंग लड़ी गई जर्मनी की वायुसेना लुफ्टवाफे और ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स के बीच, जिसमें पहली बार हिटलर को हार का सामना करना पड़ा। अब आप यह सोचेंगे कि ऐसा ब्रिटेन के पास क्या खास था, जिसका जवाब है उसकी रडार प्रणाली, जो जर्मन हमले की भनक पहले ही दे देती थी। और यहीं से जर्मनी की विजय यात्रा पर पहला झटका लगा। ब्रिटेन की जीत से जर्मनी की रफ्तार थमी, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। अब बारी थी दक्षिण की, जहां इटली ने मिस्र और ग्रीस पर कब्जा जमाने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि 1940 में मुसोलिनी ने मिस्र और ग्रीस पर धावा बोला, लेकिन यह इटली के लिए भारी नुकसान साबित हुआ। ब्रिटेन ने सहायता की और मिस्र से इटली को खदेड़ दिया और ग्रीस ने अल्बानिया पर कब्जा कर लिया। इस हार के बाद हिटलर को इटली की मदद के लिए अपने सैनिक भेजने पड़े, जिसने उसे काफी निराश किया। मुसोलिनी की नाकामी ने हिटलर को खुद मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया। 1941 से 42 में उसने इटली की मदद को जर्मन सेनाएं भेजी और नतीजा ब्रिटिश सेना को लीबिया और ग्रीस से पीछे हटना पड़ा और ग्रीस पर जर्मनी का कब्जा हो गया। इसे एलीड नेशंस यानी मित्र देशों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ। रूस पर हिटलर का हमला कुछ समय के लिए टल गया। यूरोप और अफ्रीका में जीत के बाद हिटलर की नजर अब रूस पर थी। 1941 में उसने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। उस रूस पर हमला किया जिससे उसने 1939 में नॉन एग्रेशन पैक्ट के तहत दोस्ती का वादा किया था। कारण साफ थे, कम्युनिज्म से नफरत, रूस पर पहले वार की रणनीति और जमीन की भूख। शुरुआत में जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन रूसी सर्दी ने उसकी रफ्तार रोक दी और आखिरकार एक वर्ष के बाद 1942 में स्टालिनग्राड में हिटलर को जमीनी हार मिली। इधर जर्मनी रूस में उलझा था और उधर प्रशांत क्षेत्र में हलचल तेज हो रही थी। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला कर अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया। जापान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एशिया में ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रोस्पेरिटी स्फीयर बनाना चाहता था और उपनिवेशों पर कब्जा कर रहा था। लेकिन अमेरिका शांत बैठने वाला नहीं था।
उसने जापान पर ऑयल एम्बार्गो यानी तेल प्रतिबंध लगाया, जिससे तनाव बढ़ा और इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी एलीड नेशंस ने मिलकर जापान और एक्सिस पावर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब युद्ध उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां दोनों पक्ष पूरी ताकत से भिड़ गए। तभी 3 बड़े युद्धों ने एक्सिस पावर्स की हार की नींव रखी। सबसे पहले 1942 की बैटल ऑफ मिडवे में अमेरिका ने जापान के कई एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिए और आइलैंड हॉपिंग रणनीति अपनाकर जापान के द्वीपों को एक एक करके वापस लिया। उसी साल बैटल ऑफ एल एलामीन में जर्मनी को मिस्र में हार मिली और अफ्रीका से एक्सिस सेनाएं हट गईं। अब आखिरी झटका था स्टैलिनग्राड 1942 से 1943, जहां रूस ने जर्मन सेना को घेर कर आत्मसमर्पण पर मजबूर कर दिया। इन 3 निर्णायक लड़ाइयों के बाद एक्सिस पावर्स की हार की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। फिर 1943 से 1945 के बीच 4 अहम घटनाएं घटी। पहली, इटली ने आत्मसमर्पण किया, मुसोलिनी हटा दिए गए और इटली एलाइज से जुड़ गए। दूसरी, 1944 का डी-डे, जब ब्रिटेन अमेरिका ने नॉर्मंडी पर हमला कर फ्रांस, बेल्जियम और होलैंड को आज़ाद कराया। तीसरी थी इन्वेजन ऑफ जर्मनी, जिसमें एलाइज पश्चिम से और रूस पूर्व से बर्लिन तक पहुंची और अप्रैल 1945 में हिटलर ने हालात बिगड़ते देख आत्महत्या कर ली। Japanese time, the first atomic bomb hit an enemy target. और आखिर में हुआ जापान पर परमाणु बम, जिससे इस भीषण युद्ध का अंत हुआ। जापान तक आते आते एक्सिस पावर्स का पतन भी साफ नजर आने लगा था। अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि जो शुरुआत इतनी ताकतवर थी वो ऐसे बिखर गई, पर क्यों? सबसे बड़ा कारण था कच्चे माल की भारी कमी। जर्मनी के पास तेल, रबड़ और कॉटन की कमी थी, जबकि इटली और जापान आयात पर निर्भर थे। उनकी रणनीति तेज जीत पर टिकी थी, लेकिन जब युद्ध लंबा चला तो वह रणनीति ढह गई। उधर एलाइज ने एयर पावर और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपनाया, जबकि जापान पुराने जहाजों पर अटका रहा। ऊपर से कई मोर्चों पर लड़ाई और हिटलर की रणनीतिक भूलों ने एक्सिस को और तोड़ दिया। यह केवल एक सैन्य पराजय नहीं थी, बल्कि यह विश्व राजनीति, मानवता और सभ्यता पर एक गहरा असर छोड़ने वाली त्रासदी बन चुकी थी। 4 करोड़ से अधिक जाने गए, जिनमें आधे से ज्यादा रूसी थे। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को नष्ट कर दिया। जर्मनी, फ्रांस और रूस के शहर बमों से तबाह हुए। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों ने लाखों की जानें छीन ली, जिनका असर पीढ़ियों तक रहा। युद्ध के बाद शांति संधियां बनी। इटली ने अफ्रीकी उपनिवेश गंवाए, यूएसएसआर ने यूरोप में अपने अधिकार बढ़ाए और जापान ने 1951 में अपने कब्जे छोड़ दिए। इस महायुद्ध ने विश्व शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल दिया। यूरोप कमजोर हुआ, जबकि अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियां बनकर उभरे। दुनिया 2 ध्रुवों में बटी और शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इसके साथ ही कॉलोनियल अरेंजमेंट की जड़ें भी हिलने लगी। भारत जैसे कॉलोनीज में आज़ादी की मांग तेज हुई तथा सोवियत यूनियन ने भी कॉलोनिज्म के खिलाफ विरोध किया। और इसी समय 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना, जिसका उद्देश्य शांति बनाए रखना और मानव अधिकारों की रक्षा करना था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत केवल एक सैन्य संघर्ष का अंत नहीं था, बल्कि यह नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत थी। इससे संयुक्त राष्ट्र, शीत युद्ध और औपनिवेशिक स्वतंत्रता आंदोलनों और मानवाधिकारों की नई चेतना का जन्म हुआ, जिसने वर्तमान विश्व को आकार दिया। महात्मा गांधी ने कहा था, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि वह हजारों नई समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए आज भी यह आवश्यक है कि हम इतिहास से सीखें और शांति, सहयोग और मानवता की राह पर आगे बढ़ें। तो आज हमने द्वितीय विश्व युद्ध, उसके दौरान हुए संघर्ष, उसकी सीख और एक नई शुरुआत के बारे में जाना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए विजन IAS के साथ, क्योंकि ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, एक सोच है जो परिवर्तन लाती है।